जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्पीडी सामान्य विज्ञान का ये जो हम लोग का सेट है, यह सेट 9 है। आपको 1 से लेकर 8 तक प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसमें हम लोग 600 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। और ये जो हम लोग का सेट 9 है, जिसमें हम लोग 600 क्वेश्चन से लेकर 675 क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न हम लोग का ये रहा। प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ, 600 तक कंप्लीट कर लिए थे हम लोग। 601 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। तो रतौंधी का जो मुख्य कारण है, यह किस विटामिन का है। तो बिल्कुल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक, राइट आंसर इसका ए कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो ये जो विटामिन ए उपलब्ध होता है, यह गाजर से उपलब्ध होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थायमिन है। तो ये जो थायमिन है, यहाँ पर दिया गया थायमिन है, तो ये विटामिन B1 जो है थायमिन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का चौथा नंबर है कि साइनोकोबालामिन है। तो ये कौन सा है। तो यह है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 605 नंबर, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़े को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरत होता है, तो वह कौन सा विटामिन है। वह विटामिन है विटामिन सी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। आंवला हो जाएगा। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है अस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो ये जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, यह विटामिन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांतों से खून गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बिल्कुल यह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह होता है विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है। यहाँ पर किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है। तो बिल्कुल वह जो विटामिन है विटामिन डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। धूप में कौन सी विटामिन उत्पन्न होता है। तो वह विटामिन डी उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो यह होती है विटामिन डी की प्रचुरता। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विटामिन डी के सर्जन के लिए कौन सा पाया जाता है। यहाँ पर विटामिन डी के सर्जन के लिए निम्न में कौन सा पाया जाता है। तो वह पाया जाता है आपका कैल्सीफेरॉल। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो रक्त स्कंदन में जो विटामिन क्रियाशील होता है वह विटामिन के है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो कैल्शियम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। दांतों के विकृति के साथ है, तो वह हो जाएगा फ्लोरीन का। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्लोरीन का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो वह खनिज हो जाएगा सोडियम। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जो सागरीय खरपतवार है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह आयोडीन का है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है तो शैवाल हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा हो जाएगा। तो कैल्शियम हो जाएगा। राइट आंसर बी कर लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। औसतन ऑक्सीजन का तत्व पूछा गया है कितना प्रतिशत होता है, तो यह होता है 50%। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो ये लोहा प्राप्त करता है पालक। पालक जो साग होता है उसी से लोहा प्राप्त करता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लौह आवश्यक है, आवश्यक है, यहाँ पर लौह जो है आवश्यक है, तो यह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वच्छ बनाए रखने के लिए, ऑक्सीजन के शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए उपयुक्त में से सभी के लिए जो लौह है वह आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर है कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन की मात्रा किसमें पाया जाता है, तो यहाँ पर सेव है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर अधिक आयरन की मात्रा पूछा गया, तो यहाँ पर हरी पत्तीदार सब्जियों में सेव से ज़्यादा आपको हो जाएगा ये आयरन जो है हरी पत्तीदार सब्जियों में। राइट आंसर बी डी कर लीजिए, सेव नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। भरपूर लौह तत्व किसमें पाया जाता है, तो हरी सब्जियां में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हरी सब्जियां में। अगला प्रश्न है कि सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व, सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है, तो वह है आपका कैल्शियम। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ये जो लोहा है इसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टेकोफेरॉल है। राइट आंसर डी हो जाएगा, टेकोफेरॉल। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है। खून की जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो वह विटामिन के। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है किसकी, तो यहाँ पर आयरन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक की पत्तों में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये जो विटामिन ई है किसके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिए। यहाँ पर राइट आंसर ये क्या कर रहा है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यह लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया में। ठीक, यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में यह महत्वपूर्ण है। राइट आंसर इसका बी कर लीजिए, ए नहीं। ठीक, बी नहीं बल्कि सी कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के कौन से अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है इसको प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो यहाँ पर लाइसोसोम को कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, लाइसोसोम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वह पदार्थ हो जाएगा आपका जल। 80% से अधिक जो कोशिका में पाया जाता है वह जल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक, तो किसकी उपस्थिति के कारण, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। यहाँ पर क्या है, यह उपस्थिति के कारण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि गोल्जी-काय का प्रमुख कार्य। गोल्जी-काय का जो प्रमुख कार्य है वह क्या है, तो वह कार्य है आपका स्त्रावी। राइट आंसर डी हो जाएगा, स्त्रावी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। डीएनए रखता है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जो डीएनए रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एक एवं
आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, ठीक, क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है एजिंग। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये एजिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज की, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो नॉल तथा रस्का ने किया था ये इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, या वनों को उगाने के द्वारा वनों उगाने द्वारा, मतलब कहने का मतलब है कि जो वन मतलब कि वृक्ष का ज़्यादा पौधा लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, वन लगाकर, ठीक। चलिए तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, 42 नंबर। प्रश्न है कि बाढ़ को रोका जा सकता है, तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है, तो यह रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण कर कर, ठीक, नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण कर कर बांध को यहाँ पर क्या है, बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को। चलिए अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो ये जो मैंग्रोव वनस्पति है यह पाई जाती है आपको सुंदरबन में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ये जो एपीफाइटस होते हैं तो यह निर्भर होते हैं आपको यांत्रिक मदद हेतु। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो यहाँ पर आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का ये रिसाव हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, वायु को प्रदूषित कौन सी गैस नहीं करती है, तो यहाँ पर जो CO2 है ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है, यहाँ पर नहीं करती है तो CO2, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि औद्योगिक स्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है, यहाँ पर अपतृण को उपयोगी पाया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्थेनियम और हाथी घास। पार्थेनियम और हाथी घास उपयुक्त में से ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है, वाहन प्रदूषक का भाग एक नहीं है, तो यहाँ पर जो H2 है वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण समस्या नहीं होता है, किस रूप में जो है प्रदूषण समस्या नहीं होता है, पहला है कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर, तो ये किस में नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं होता है, तो ये सौर में, ठीक, ये प्रदूषण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, कौन अधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो यह हो जाएगा जेट उड़ान। राइट आंसर जेट उड़ान है जो सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो अस्थियों का विज्ञान अध्ययन यह किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर किया जाता है यह ऑस्टियोलॉजी के द्वारा, ठीक, ऑस्टियोलॉजी अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है, ये जो तितलियाँ होती है इनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाते हैं, तितलियों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो इक्थियोलॉजी मछलियों से अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो यह एपीकल्चर कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं, तो एडवर्ड जेनर यह किस रोग से जुड़े हुए हैं, तो यह जुड़े हुए हैं आपको चेचक से। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधि परिसंचरण की
व्याख्या की थी, रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, ये वो कौन थे? तो वह हार्वे थे। ठीक, राइट आंसर विलियम हार्वे, राइट आंसर भी कर लीजिए। और अगला प्रश्न हम लोग का 57 नंबर के, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का प्रतिस्थापन पहला जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, राइट आंसर डी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो किसने सबसे पहले रेखांकित किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा यह वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक, प्रतिपादित किया गया था, तो यह डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा? तो यह कहा गया था वाटसन के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? यहाँ पर आधुनिक में पूछा गया है, तो आधुनिक में लिस्टर हो जाएंगे। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा बनाया गया? तो यह डार्विन के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी सर्वप्रथम यह प्रयोग किया गया था, यह किया गया था मेयर के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा, मेयर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है कहाँ की? तो ये मोटी जो होती है तलवे की होती है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा, तलवे की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक, तो जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक वह वैज्ञानिक थे खुराना, राइट आंसर डी हो जाएगा, खुराना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसके द्वारा संश्लेषण किया गया था? तो यह किया गया था खुराना के द्वारा, यहाँ पर भी राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेलिक्सा मॉडल किसने दिया था? तो यह किसके द्वारा दिया था और किसके द्वारा, मतलब किसने दिया था? ठीक, ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है तो बिल्कुल यह दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 68 नंबर है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। द्विगुणित मतलब जोड़े में पूछा गया, यहाँ पर द्विगुणित तो 23। ठीक, राइट आंसर 23 द्विगुणित होता है। ठीक, राइट आंसर 23 गुणे 2, तो यहाँ पर 46 हो जाएगा, लेकिन ये जैसे प्रश्न पूछा गया वैसे ही आंसर इसको देना है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 46 भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर द्विगुणित में पूछा गया है तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या, तो 46 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ए कर लीजिए। और अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है? तो बिल्कुल यह जो उत्तरदायी क्रोमोसोम है वह होता है पिता का। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है मनुष्य में, तो यहाँ पर जो सामने वाले चपटे दंत है वह अवशेषी अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि केंचुए में कितने आँख होती है? केंचुए में आँख कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का जो विष होता है वो कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल यह जो विष होता है वह डंक में होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि ऑक्टोपस है एक, तो ये जो ऑक्टोपस है ये क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का अंतिम प्रश्न है 675, निम्न में से कौन सा एक मीन है? कौन सा एक जो मीन है? तो बिल्कुल यहाँ पर मीन हो जाएगा, फ्लाइंग फिश जो है एक मीन है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का सेट 9 था और सेट 9 में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और जो सेट 10 आएगा उसमें हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।